रहमान रहीम। वेलकम टू दी क्लास। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगाज़ करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी का और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। बेसिकली ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसको चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहा जाता है और इस पूरे कोर्स को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी कहा जाता है। CDP से मुराद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर बेसिकली व्हाट वी स्टडी इज़ के बच्चा किस तरह से डेवलप होता है और जब वो डेवलप हो रहा होता है वो किस तरह से सीखता है। ठीक है। और दूसरी एक तो चीज़ है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव है, और दूसरा इसके अंदर एक चीज़ है पेडागोजी। पेडागोजी से मुराद होता है टीचिंग मेथड्स। पेडागोजी से मुराद होता है टीचिंग मेथड्स, साइंस ऑफ टीचिंग मेथड्स, कि किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है। अच्छा, एक्चुअली जो टीचिंग मेथड्स हैं ये डिफरेंट तरह के होते हैं। ये अभी हम इस पूरे लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करेंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पेडागोजी जो है इसके अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आती है, एज आई मैंशनड इन द लास्ट लेक्चर एज वेल। इसमें एजुकेशनल फ़िलासफ़ी भी आती है, इसमें करिकुलम डेवलपमेंट भी आता है, और इसमें जो बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट है वो भी आती है। तो पेडागोजी की बात करें या एजुकेशन की बात करें तो बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग। इसका मतलब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो पेडागोजी को पढ़ते हैं जी। पेडागोजी में हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स। दो तरह के टीचिंग मेथड्स होते हैं जी बेसिकली। एक होते हैं जो बच्चों के लिए हों और एक होते हैं जो अडल्ट्स के लिए हों। जो बच्चों के लिए टीचिंग मेथड्स होते हैं, मतलब आपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, इसको आप बोलते हैं पेडागोजी। और आपने बड़ों को किस तरह से पढ़ाना है इसको बोलते हैं एंड्रागोजी। तो दो अप्रोचेज होती हैं, एंड्रागोजी। ये क्वेश्चन बनता होता है एग्जाम्स के अंदर, द साइंस ऑफ टीचिंग टू अडल्ट्स या साइंस दैट स्टडीज़ हाउ टू टीच अडल्ट्स इज़ कॉल्ड व्हाट। तो हमें याद रखना है एंड्रागोजी से मुराद होता है बड़ों को पढ़ाना, बड़ों को किस किस तरह से पढ़ाना है, और छोटे बच्चों को किस तरह से। बड़ों से मुराद अडल्ट्स। एंड्रागोजी का जो टर्म है ये अडल्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है कि आपने बड़ों को किस तरह से पढ़ाना है। और जो पेडागोजी की टर्म है ये इसको स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स फॉर चिल्ड्रन भी कहा जाता है। जो एंड्रागोजी है इसके फादर माना जाता है मालकोम नॉल्स। ये आप लोगों ने नाम याद रखना है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये पेपर में अक्सर ये 1962 के आसपास इस बंदे ने ये टर्म, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन एजुकेशनिस्ट है, इस बंदे ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसलिए पेपर में पूछा भी जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ एंड्रागोजी। तो मालकम नॉल्स का नाम हमें याद रखना है। मालकम नॉल्स एस भी लिखा जाता है। और अगर पेडागोजी का आपसे पूछ ले कि हु इज़ द फादर ऑफ पेडागोजी, तो याद रखिएगा पेडागोजी एक बहुत ही पुरानी टर्म है, ग्रीक एरा की टर्म है। और आप पहले लेक्चर के अंदर मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि पेडागोजी कौन कौन से दो वर्ड से निकला हुआ है। ठीक है। तो सिंपली वी विल स्टडी हेयर कि पेडागोजी है क्या। पेडागोजी से मुराद है टीचिंग मेथड्स। सो टीचिंग मेथड्स को टीचिंग टेक्निक्स भी कहा जाता है, टीचिंग टूल्स भी कहा जाता है, और टीचिंग स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। एक तो इसके अंदर ये डिफरेंस है जो कि हम इसके अंदर इस सिलेबस के अंदर, इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। एक बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, यहाँ से हमारी दो स्ट्रीम बन जाती हैं, एक पेडागोजी की है और एक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट से मुराद है कि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक बच्चा ग्रो किस तरह से करता है, एक बच्चा डेवलप किस तरह से होता है, और अपनी डेवलपमेंट के दौरान या अपनी डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस के दौरान वो किस तरह से कॉग्निटिवली चीज़ों को सीखता है। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी पेडागोजी का एक पर्सपेक्टिव है। सो दिस लेक्चर इज़ अबाउट पेडागोजी। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये मैं करना हमेशा काम करता हूँ कि जो टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स पेडागोजी के अंदर हम पढ़ते हैं ना कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है और बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो क्या इसका कोई क्राइटेरिया होता है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, या वो जो क्राइटेरिया है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ये जो टीचिंग मेथड्स हैं, आपने क्लास के अंदर लेक्चर से पढ़ाना है, आप बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं। अब हम उनको कैटेगराइज कर लेंगे डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर। तो टीचिंग मेथड यूज़ कौन सा करना है, सबसे पहला क्वेश्चन पेडागोजी का, यूज़ कौन सा करना है।
और किस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर करना है या उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो अगर हम डिफरेंट बुक्स को या रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ें, बल्कि अगर हम टीचर हों तो हमें कुछ चीज़ों का तो आइडिया हो जाता है। मसलन हमें किस चीज़ का आइडिया हो जाता है, हमें आइडिया हो जाता है कि जो टीचिंग मेथड है वो डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर, किस तरह का कंटेंट हो डिसाइड करता है कि आपने कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टीचिंग मेथड का क्राइटेरिया है उसके अंदर जो पहली चीज़ है, जो मेरे नज़दीक है पहली चीज़ कंटेंट, बल्कि कंटेंट से भी पहले एक चीज़ होती है लर्निंग आउटकम। लर्निंग गोल्स क्या हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं ये सबक पढ़ने के बाद बच्चे को आ जाए। तो लर्निंग आउटकम एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कि इस बात को डिसाइड करने में इंतहाई सिग्निफिकेंट है कि कौन सा टीचिंग मेथड आपने अडॉप्ट करना है। और लर्निंग आउटकम्स आती हैं आपके, लर्निंग आउटकम्स के बाद आता है आपका कंटेंट। एक्चुअली ये सीक्वेंस ऊपर होना चाहिए था, मैं हमेशा लर्निंग आउटकम्स को ऊपर रखता हूँ। मैं आपसे एक बात अक्सर स्टूडेंट से करता होता हूँ कि आप करिकुलम के एलिमेंट्स को हमेशा रिलेट किया करें अपने एजुकेशन के साथ। करिकुलम एलिमेंट कौन से हैं, सबसे पहले आते हैं एम्स। एम्स के बाद उन एम्स को अचीव करने के लिए आप बनाते हैं कंटेंट, और वो कंटेंट किस तरह से पढ़ाना है, टीचिंग मेथड्स, ठीक है, जो करिकुलम के कंपोनेंट्स हैं 4। और उसके बाद उसकी फिर आती है इवैल्यूएशन। तो देखें ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को अगर आप हमेशा याद रखेंगे तो आपके एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो लर्निंग आउटकम्स और एम्स से मुराद भी लर्निंग आउटकम्स ही होता है, लेकिन इनके अंदर एक ह्यूज डिफरेंस है। जो एम्स होते हैं वो आगे 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। गोल्स में एम्स इटसेल्फ, गोल्स, फिर लर्निंग आउटकम्स, ये हम बात कर चुके हुए हैं उसके ऊपर। मतलब एक एम्स होंगे, एक 2 एंड हम इसके बना लेते हैं, एक लर्निंग आउटकम्स या SLOs इसको कह लें। SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स भी इसको कहा जाता है, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव और आउटकम के बीच में भी डिफरेंस है, वो आगे लेसन प्लानिंग के अंदर हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो ये जो एंड है, ये दोनों के अंदर एक बहुत ऊपर है और एक बहुत नीचे है। तो जो लर्निंग आउटकम्स है ना, इनका डायरेक्टली रिलेशन होता है आपके सबक के साथ। आपने जो सबक पढ़ाना है, जो टॉपिक बच्चे को पढ़ाना है। अब लर्निंग आउटकम्स डिसाइड करती हैं कि लर्निंग आउटकम्स या एम्स डिसाइड करते हैं कि कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, और फिर कंटेंट आपका डिसाइड करता है कि आपने कौन से मेथड से पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल, मैं इन दोनों की आपको एग्जांपल देता हूँ। मसलन अगर आपने बच्चों को पढ़ानी है साइंस, तो जितने भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि साइंस को पढ़ाएं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड इस्तेमाल करें, या वो मेथड इस्तेमाल करें जो स्टूडेंट सेंट्रिक हों, स्टूडेंट सेंट्रिक और एक्टिविटी सेंट्रिक हों, या जिनमें कोई एक्सपेरिमेंट या कोई प्रैक्टिकल नेचर का टीचिंग मेथड हो। मतलब कोई ऐसा सब टॉपिक जिसमें कोई प्रैक्टिकल नेचर का आपका कंटेंट हो, उसको प्रैक्टिकली पढ़ाएं, उसको एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाएं। अब डिसाइड हो गया ना कि जितने भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं, बल्कि वो इस बात पे एम्फसाइज करते हैं कि आप साइंस को प्रोजेक्ट बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाएं। ठीक है, तो मैं बात क्या कर रहा था, पहला क्राइटेरिया क्या है, कंटेंट और लर्निंग आउटकम्स। अब दूसरी बात, मसलन अगर आपका लर्निंग आउटकम बच्चों को टेक्नोलॉजी की या साइंस में डेवलप करना है तो आपका कंटेंट साइंस का होगा। अब इसी तरह अगर लर्निंग है आपका, ये पहले होना चाहिए था, ये दूसरे नंबर पे होना चाहिए था। अगर आपकी लर्निंग आउटकम ये है कि आप बच्चे को कल्चर सिखाएं, तो फिर आपका कंटेंट किस तरह का होगा। आपके कंटेंट में पाकिस्तान स्टडीज़ होगा, सोशल स्टडीज़ होगा, एंथ्रोपोलॉजी होगा, या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जिनका डायरेक्टली रिलेशन आपके कल्चर के साथ होता है। तो जब लर्निंग आउटकम इस नेचर की होंगी जिनमें एक्टिविटी वगैरह शामिल नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपका कंटेंट भी उसी तरह का होगा, और देन डेफिनेटली आपका कंटेंट जो है उसकी बेस पे आपके टीचिंग मेथड भी उसी तरह के होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है कल्चर के अंदर एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक आ जाता है, फॉर एग्जांपल कलर्स ऑफ पाकिस्तान आ जाता है, या कल्चर ऑफ पाकिस्तान आ जाता है, जिसमें आप बच्चों को बताते हैं कि बलूचिस्तान का लिबास किस तरह का होता है, पंजाब का किस तरह का है, सिंध का किस तरह है, KPK का किस तरह का है। तो वहाँ पे आपको एक टीचिंग मेथड यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा टीचिंग मेथड एक यूज़ करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है, और वो क्या है, रोल प्ले।
सही है। अब देखें रोल प्ले, मतलब आपने किसी को सिंधी लिबास पहना दिया, आपने किसी को बलोची लिबास पहना दिया, आपने किसी को KPK का लिबास पहना दिया, तो डिपेंड करता है लर्निंग आउटकम्स के ऊपर और लर्निंग आउटकम्स के ऊपर बाद आपके कंटेंट के ऊपर। इसी तरह अगर आपका सब एक टॉपिक है जिसकी लर्निंग आउटकम है कि आपने बच्चों को हिस्ट्री हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ना तो शायद आप किसी तरह की एक्टिविटी यूज़ कर सकें, ना कोई रोल प्ले टाइप यूज़ कर सकें। हाँ, अगर आपने नमाज के बारे में पढ़ाना है तो आप कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। अगर आपने बच्चों को नमाज सिखानी है जहाँ पे आपकी कोई स्किल यूज़ हो। देखें एक और चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना चाहिए। कंटेंट के अंदर लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, कंटेंट क्या हैं, आप कोई स्पेसिफिक स्किल्स तो नहीं ना सिखाना चाह रहे, तो स्किल्स के ऊपर भी आपके टीचिंग मेथड डिपेंड करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी है, अगर आपने बच्चों को नमाज पढ़ाने का सिखाना है, स्किल्स या एक्टिविटी है एक नमाज के बारे में सिखाना है, तो ऑब्वियसली आप कोई एक्टिविटी शामिल करेंगे उसके अंदर। अच्छा, इससे ज़रा पीछे चले जाएं, रोल प्ले की बात कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बच्चे को डॉक्टर किस तरह का होता है, उसका पोस्चर किस तरह का होता है, लॉयर किस तरह से बात करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह से बात करता है, एक चीफ मिनिस्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप सोशल स्टडीज़ के अंदर बच्चे को ये सिखा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ पे रोल प्ले करके ड्रामा वगैरह टैबलो वगैरह करके वहाँ पे बच्चे से रोल प्ले भी करवा सकते हैं। रोल प्ले क्या है, एक टीचिंग मेथड है। हमारे पास बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं, हम उनको अभी डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर कैटेगराइज कर लेंगे। सबसे पहली बात जो मैं पेडागोजी के अंदर कर रहा था, जो एक्चुअली पेडागोजी के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करती है, पेडागोजी का बेसिक आंसर क्या है, हाउ टू टीच स्टूडेंट्स, हाउ टू टीच लर्नर, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है और बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, इसको बोलते हैं टीचिंग मेथड। ठीक है, अब वो जो टीचिंग मेथड है, वो पहली बात तो ये, पहला सवाल तो ये है, ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है कि ये टीचिंग मेथड्स का क्राइटेरिया क्या है। सो वी आर डिस्कसिंग क्राइटेरिया के अंदर पहली चीज़ हमने क्या डिस्कस की कि लर्निंग आउटकम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरी चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि लर्निंग आउटकम्स की बेस के ऊपर या एम्स की बेस के ऊपर आपका कंटेंट बनता है, तो दूसरी चीज़ होती है आपका कंटेंट। मसलन मिसाल के तौर पे आपका टॉपिक सोशल स्टडी का टॉपिक है, तो उस तरह के टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल होंगे जिनमें कोई एक्टिविटी टाइप इस्तेमाल नहीं होती। जिनमें आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक है तो हिस्ट्री तो आप बता सकते हैं, बताकर भी बच्चों को सिखा सकते हैं। मसलन आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताना है, तो आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, जो सबसे वाइडली यूज़ होता है, लेक्चर मेथड। और लेक्चर मेथड कहाँ यूज़ होता है, जब आपने किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताना हो। स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं, अगर आपने किसी बादशाह की कोई हिस्ट्री बतानी है, आप उसका कोई इवेंट कोई स्टोरी भी बता सकते हैं। तो देखें कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर कंटेंट इस नेचर का है जिसमें एक्टिविटी से ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें रोल प्ले और लेक्चर जैसे टीचिंग मेथड्स के ऊपर आना पड़ता है। और अगर हमारा कंटेंट इस तरह का है जिसके अंदर हमने या तो कोई स्किल सिखानी है या कोई साइंस का टॉपिक, कोई प्रैक्टिकल चीज़ सिखानी है बच्चे को करके, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, तो दो चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें हो गई। एक, आपके टीचिंग मेथड डिपेंड करते हैं लर्निंग आउटकम्स के ऊपर। दूसरा, आपके टीचिंग मेथड डिपेंड करते हैं कंटेंट के ऊपर। तीसरा, आपके टीचिंग मेथड डिपेंड करते हैं कि आप कोई सर्टेन स्किल्स तो बच्चे को नहीं ना सिखाना चाह रहे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट, और ये टीचिंग मेथड्स को सिलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया है, और वो क्या है कि आपका जो बच्चा है वो उसका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, वो लर्नर किस तरह का है, आपका लर्नर की नीड्स किस तरह की है, लर्निंग स्टाइल आप कह सकते हैं, लर्निंग स्टाइल्स। तो आपके टीचिंग मेथड्स लर्निंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और लर्नर की नीड्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अब देखें लर्निंग स्टाइल से क्या मुराद है। लर्निंग स्टाइल से मुराद है कि एक बच्चा एक क्लास है, उसके अंदर ज़्यादातर बच्चों को सुनना अच्छा लगता है, स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, और मोस्टली आप देखें कि आप बच्चों को स्टोरी सुनाना शुरू करें तो सारे बच्चे यकदम से अटेंटिव हो जाते हैं। तो ये लर्निंग स्टाइल उनका किस तरह का है, सुनने का है। लर्निंग स्टाइल कैन बी ऑडिटरी, लर्निंग स्टाइल कैन बी विजुअल, और लर्निंग स्टाइल कैन बी किनेस्थेटिक। तीन तरह के लर्निंग स्टाइल होते हैं।
एक ऑडिटरी, एक विजुअल और एक किनेस्थेटिक। ऑडिटरी वो जो सुनने को प्रेफर करते हैं, विजुअल वो जो देखने को प्रेफर करते हैं, और किनेस्थेटिक वो जो एक्टिविटी को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना, जिनका इंटरेस्ट एक्टिविटी में होता है। तो आपके जो टीचिंग मेथड हैं वो आपके बच्चों के लर्निंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आप 1-2 दिन क्लास में जाते हैं, वहाँ पे एक टीचर जो है वो एक अच्छा फिलोसफर और एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होता है, उसको फौरी पता लग जाता है कि मेरी क्लास क्या चाहती है। अच्छा टीचर वही होता है जो इस तरह से पढ़ाए जिस तरह से उसका बच्चा सीखना चाहता है। तो उसको पता होता है कि मेरी इस क्लास की मेजॉरिटी के लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, तो लर्निंग स्टाइल की बात भी हो गई कि कंटेंट के अंदर, क्राइटेरिया के अंदर क्या आता है आपका तीसरे नंबर पे। स्किल आगे पीछे हो सकती हैं ये, बट हमेशा लर्निंग आउटकम को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखें। इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सारे लोगों के जो इंटरव्यू मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, उनके अंदर बहुत सारे दोस्तों से क्वेश्चन पूछा गया कि टीचिंग मेथड, स्ट्रेटजी और टेक्निक्स में क्या फ़र्क है और इनका क्राइटेरिया क्या है, हमें कौन सी चीज़, कौन सा मेथड कब सेलेक्ट करना है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, लर्निंग स्टाइल। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ मैंने लिखी हुई, लर्निंग नीड। लर्निंग नीड से क्या मुराद है? देखिए, हमारी क्लास के अंदर डाइवर्सिटी हमेशा होती है। हर क्लास के अंदर हमेशा डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि क्लास के अंदर एक ही तरह की लर्निंग नीड का बच्चा नहीं बैठा होता, एक ही तरह की फिजिकल नीड का बच्चा नहीं बैठा होता। क्लास में डाइवर्स बच्चे बैठे होते हैं। जैसे एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल ऑडिटरी हो सकता है, एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल विजुअल हो सकता है, एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल किनेस्थेटिक हो सकता है। तो डाइवर्सिटी आ गई ना, मतलब एक बच्चे को सुनना अच्छा लगता है, एक बच्चे को ज़्यादा देखना अच्छा लगता है, एक बच्चे को ज़्यादा काम करना, एक्टिविटी करना अच्छा लगता है। और मीनवाइल क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम के अंदर हैं, वो साइकोलॉजिकली कहीं और जगह पे बैठे हुए हैं, मेंटली वो किसी और जगह पे बैठे हैं, फिजिकली वो क्लास में हैं। कुछ बच्चे डिसेबल हो सकते हैं, या कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ से इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब कुछ बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बच्चों को अल्फाज पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका सॉल्यूशन लर्निंग नीड कहलाता है। तो एक क्लास के अंदर बच्चों की डिफरेंट लर्निंग नीड्स होती हैं, और एक अच्छे टीचर को बच्चे की लर्निंग नीड का भी पता होता है। तो उन सारे बच्चों की लर्निंग नीड्स को कैटर करने के लिए टीचर क्या करता है, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करता है। तो जब एक टीचर एक क्लासरूम के अंदर डिफरेंट टीचिंग मेथड अडॉप्ट कर रहा हो, तो इसको कहा जाता है कि वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन असल में एक टेक्निक है जिसके अंदर एक टीचर अपने बच्चों की डिफरेंट टीचिंग नीड्स को कैटर करने के लिए, लर्निंग नीड्स को कैटर करने के लिए डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, और इसको कहा जाता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद आगे हम लर्निंग स्टाइल्स हो गए, लर्निंग नीड्स आ गई, ये एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे देखें, लर्निंग एटीट्यूड भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बच्चों के लर्निंग एटीट्यूड्स किस तरह के हैं। ये जो लर्निंग स्टाइल्स हैं, इनको लर्निंग एटीट्यूड्स भी कहा जा सकता है। ओके, सो वी वर स्टडीइंग कि एक टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लर्निंग आउटकम की। दूसरे नंबर पे कंटेंट को आप सब्जेक्ट मैटर भी कह सकते हैं कि आप कौन सी चीज़ असल में पढ़ाना चाह रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर, स्किल्स, लर्निंग स्टाइल्स और एटीट्यूड्स आएंगे, और लर्निंग नीड्स आएंगी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज से क्या मुराद है? अवेलेबल रिसोर्सेज से मुराद, फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो क्लासरूम के अंदर मल्टीमीडिया को यूज़ करना चाह रहा है, बट उसके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो उसको अलाउ ही नहीं करते। अवेलेबल रिसोर्सेज उसको कॉस्ट अलाउ नहीं करती कि आप क्लासरूम के अंदर मल्टीमीडिया का यूज़ करें, या आप कोई चार्ट्स वगैरह, या आप विजुअल एड्स यूज़ करना चाह रहे हैं। तो विजुअल एड्स के लिए आपको आपके स्कूल के रिसोर्सेज, आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट अलाउ नहीं करती कि आप ये टीचिंग मेथड इस्तेमाल करें, तो अल्टरनेट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक ये चीज़ भी आती है, अवेलेबल रिसोर्सेज भी। जब आप अपने टीचिंग मेथड को सिलेक्ट कर रहे हों तो उस वक़्त आप
अवेलेबल रिसोर्सेज को भी देखें। सो 5 थिंग्स, ये 5 चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने लिखी हैं। ये 5 चीज़ें बेसिक क्राइटेरिया है कि आपने कौन सा टीचिंग मेथड या कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी, टेक्निक या स्ट्रेटजी अपने क्लासरूम के अंदर यूज़ करनी है। ओके, अब हम इन टीचिंग मेथड्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। बेसिकली जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक टेलिंग स्टाइल होता है, टेलिंग स्टाइल, टीचिंग का टेलिंग स्टाइल होता है। एक शोइंग स्टाइल है और एक डूइंग आस्पेक्ट या डूइंग स्टाइल है। तो तीन स्टाइल्स या 3 आस्पेक्ट्स होते हैं टीचिंग के, टेलिंग, शोइंग एंड डूइंग। टेलिंग स्टाइल्स में वो टीचिंग मेथड्स आते हैं जिनके अंदर टीचर का रोल जो है वो सेंट्रल होता है। एक टीचर का रोल सेंट्रल और दूसरा अथॉरिटेटिव। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि क्लासरूम को कंट्रोल करने में, बच्चों को कंट्रोल करने में और टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल करने में या जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने में सारी की सारी प्रेफरेंसेस टीचर की होती हैं, बच्चे की सेक यहाँ पे नहीं होती। तो एक टेलिंग स्टाइल। दूसरा शोइंग स्टाइल। शोइंग स्टाइल के अंदर टीचर क्या करता है, चीज़ों को जो काम उसने करना है, पढ़ाना है या कोई एक्टिविटी करानी है, वो खुद से करता है और बच्चों को एग्जिबिट करता है, डिस्प्ले करता है। तो इसको शोइंग स्टाइल कहा जाता है। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेशन स्टाइल, डूइंग स्टाइल। डूइंग स्टाइल को टेल प्लस शो भी कहा जाता है। टेल प्लस शो यानी कि टीचर बताता भी है, दिखाता भी है और फिर इसके अंदर स्पेसिफिकली एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं और एक्टिविटीज़ स्टूडेंट करते हैं। इसलिए जो डूइंग स्टाइल है इसके अंदर जो टीचर है इसका रोल पैसिव होता है, यहाँ पे टीचर का रोल सेंट्रल है और स्टूडेंट्स का रोल जो है वो एक्टिव या सेंट्रल रोल होता है। टीचर का रोल पैसिव नहीं कहना चाहिए, टीचर का रोल होता है फैसिलिटेटर। ये याद रखिएगा, जितने भी टीचिंग मेथड हैं एक्टिविटी बेस्ड या डूइंग स्टाइल के, उनके अंदर टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होता है और फैसिलिटेटर के रोल को गाइड रोल भी कहा जाता है। ये एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। पहला हमारा टेलिंग स्टाइल है। टेलिंग स्टाइल में टीचर का रोल कंट्रोल होता है, एक्टिव होता है और जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पैसिव होते हैं। बच्चों का या स्टूडेंट्स का जो स्टाइल है वो पैसिव होता है, मतलब स्टूडेंट ने सिर्फ बातों को, टीचर की बातों को सुनना होता है या देखना होता है। अब हम बात कर लेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से टीचिंग, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स टेलिंग के अंदर आते हैं, कौन कौन से टीचिंग मेथड शोइंग के अंदर आते हैं और कौन कौन से टीचिंग मेथड्स डूइंग के अंदर आते हैं। तो टेलिंग के अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा टीचिंग मेथड है लेक्चर। लेक्चर मेथड क्या है? एक कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए और मोस्ट वाइडली यूज्ड टीचिंग मेथड और मोस्ट ट्रेडिशनली यूज्ड टीचिंग मेथड है। मतलब सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है, जहाँ पे आपने कम वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना हो, ये टीचिंग मेथड इस्तेमाल होता है। और लेक्चर मेथड के अंदर वन वे कम्युनिकेशन होती है। याद रखिएगा, जितने भी टेलिंग मेथड्स हैं इनके अंदर वन वे कम्युनिकेशन होती है। मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन होती है। वन वे कम्युनिकेशन से मुराद के टीचर बातें करता है, सुनाता है और जो बच्चे हैं वो उसकी स्टोरीज़ को, उसके लेक्चर्स को, उसकी हिस्ट्री को सुनते हैं। लेक्चर मेथड आ जाता है। इसके बाद एक स्टोरी टेलिंग मेथड है। अच्छा, इसके बाद स्टोरी टेलिंग के बाद पीयर इंस्ट्रक्शन है या इसको पीयर ट्यूटोरिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्वेश्चन आंसर, जबकि ये टू वे इसके अंदर कम्युनिकेशन इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन आंसर का दूसरा नाम जो है वो सुक्राटिक मेथड भी इसको कहा जाता है। सुक्राटिक मेथड से क्या मुराद है? जो सुक्राटीज़ हैं, रिनाउंड फिलोसफर प्लेटो और अरिस्टोटल के पहले के पीरियड के हैं, इनके ऊपर पहले भी डिस्कशन हो चुकी है। सुक्राटिक डायलॉग भी इसको कहा जाता है, इसको सुक्राटिक मेथड भी कहा जाता है। ये पेपर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड। तो हमें याद रखना है कि क्वेश्चन आंसर मेथड को सुक्राटिक मेथड कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि सुकरात का तरीकाकार क्या था कि वो लोगों से क्वेश्चंस करता। अगर कोई उससे बात करता तो उसका आंसर करने की बजाय खुद काउंटर क्वेश्चन करता था, ताकि वो अगला आदमी खुद इस चीज़ का आंसर ढूंढे, ताकि उसकी जो मेंटल कॉग्निशन है वो काम करे। ठीक है, उसकी इग्नोरेंस जो है वो अपनी इग्नोरेंस से खुद
एनलाइटनमेंट की तरफ आए, ये टर्म मैंने इस्तेमाल की थी, इसको बोलते हैं सुक्राटिक मेथड। अच्छा, इसके बाद शोइंग में कौन कौन से आते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। शोइंग के अंदर आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर टीचर्स एक तो कोई एक्टिविटी खुद से कर रहा होता है, कोई खुद से एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल वाइट बोर्ड के ऊपर वो पिक्चर्स ड्रा कर रहा होगा, या कोई फिज़िकली वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, और साथ साथ उस एक्सपेरिमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देता जा रहा होगा, लेक्चर भी साथ साथ दे रहा होगा। इसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। इसके अलावा जो रोल प्ले है, रोल प्ले, इस मेथड को शोइंग स्टाइल कहा जाता है। रोल प्ले के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट रोल्स, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर नाउ, कि जो डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट रोल्स होते हैं एक सोसाइटी के अंदर, जैसे टीचर का है, लॉयर का है, डॉक्टर का है, और किसी ऑफिसर का है, एडमिनिस्ट्रेटिव का है, सीएम पीएम का। ये जो रोल्स हैं डिफरेंट सोशल रोल्स, इन रोल्स के अंदर बच्चे अपने आप को ढाल लेते हैं और फिर उस रोल को डिपिक्ट करते हैं। डिपिक्ट करने से मुराद उसको शो करते हैं, तो रोल प्लेइंग जो है वो भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा विजुअल बेस्ड मेथड्स हो सकते हैं। विजुअल बेस्ड मेथड से मुराद क्या है, जहाँ पे आप कोई AV एड्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आप कोई इंस्ट्रक्शनल एड इस्तेमाल करते हैं, ये सारे मेथड विजुअल एड में आते हैं। इसके अलावा एक सिमुलेशन है, मैं इम्पोर्टेंट लिखता जा रहा हूँ। सिमुलेशन से क्या मुराद है कि आपको कोई आर्टिफिशियल, बच्चों को कोई स्किल अगर सिखानी हो, कोई काम सिखाना हो, तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल सा एनवायरनमेंट दिया जाता है। उस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के बारे में, चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन भी किया जाता है और सिखाया भी जाता है। ये जो सिमुलेशन है, इसको एक शोइंग सिमुलेशन होती है और एक डूइंग सिमुलेशन होती है। सिमुलेशन जो है इसको शोइंग स्टाइल में भी लिखा जाता है और इसको डूइंग स्टाइल में भी लिखा जाता है। इसके अलावा मॉडलिंग, ये कुछ चंद नाम है, ये आप लोग याद रखिएगा। मॉडलिंग है और कॉन्सेप्ट मैपिंग है। ये वो मेथड हैं जो शोइंग स्टाइल में आते हैं। अब हम आ जाते हैं डूइंग स्टाइल के ऊपर। डूइंग स्टाइल के अंदर वो टीचिंग मेथड्स आते हैं जहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। स्टूडेंट का रोल एक्टिव होता है, टीचर का रोल पैसिव होता है। पैसिव नहीं, फैसिलिटेटर कहना चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें स्टूडेंट ने खुद करना होती हैं। इसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है। डूइंग स्टाइल को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है। ओके, इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स आ सकते हैं? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जहाँ पे इन्वॉल्व हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जैसे कि क्लासरूम के अंदर टीचर ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे दी, और ब्रेनस्टॉर्मिंग आ सकता है। अच्छा, डूइंग स्टाइल से मुराद ज़रूरी नहीं कि कोई फिज़िकल एक्टिविटी हो, कोई मेंटल एक्टिविटी भी हो सकता है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग एक मेंटल एक्टिविटी है जहाँ पे एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर बच्चे डिफरेंट आस्पेक्ट से उस टॉपिक को सोचते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचते हैं और फिर सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये एक टीचिंग टेक्निक है, और इस टेक्निक को एलेक्स फैक्ने ऑसबॉर्न, नाम लिख रहा हूँ, एलेक्स फैक्ने ऑसबॉर्न, इस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक है ये किस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाई, तो नाम याद रखिएगा, एलेक्स फैक्ने ऑसबॉर्न, या फैक्ने ऑसबॉर्न या एलेक्स ऑसबॉर्न भी लिखा जाता है, क्योंकि इनका एक लास्ट नाम होता है, एक फर्स्ट नाम होता है, एक मिड नेम होता है। तो एलेक्स फैक्ने ऑसबॉर्न, इसने ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक को इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जिगसा, ये भी एक मेंटल टेक्निक है। जिगसा आ जाता है। टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स, टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स। अब टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स क्या है? टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स से मुराद के बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उनको कहा जाता है कि इसको अपनी फ़िज़िकल एक्शंस में करके दिखाओ। फ़िज़िकल एक्शंस में, फॉर एग्जांपल आपने बच्चों से कोई वर्ब पूछ लिया, वर्ब है जी स्लीपिंग, स्लीपिंग के बारे में आप बच्चों से पूछते हैं कि ये किस तरह की, मतलब ये फ़िज़िकल एक्टिविटी किस तरह से होती है, तो वो बच्चा आपको सो कर दिखाएगा, स्लीप करके दिखाएगा। ये टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स के अंदर आता है। इसके अलावा कोई इंक्वायरी बेस्ड लैब्स होती हैं, कुछ इंक्वायरी बेस्ड लैब्स, जहाँ पे लैब्स के अंदर आपने डिफरेंट प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करके डिफरेंट उनके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लैब्स उनको कहा जाता है। तो ये भी डूइंग स्टाइल के अंदर आती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ थी डिस्कशन। डिस्कशन कहाँ पे आएगा? डिस्कशन अगर हम उसकी मेंटल कैपेसिटीज़ को देखें तो डिस्कशन जो है वो भी डूइंग में लिखा जाता है, लेकिन मोस्टली जो डिस्कशन है
वो चूँकि उसमें सिर्फ बातों की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए वो टेलिंग स्टाइल में आता है जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन चल रहा हो। तो ये जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं बेसिकली इनको 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक टेलिंग स्टाइल, एक शोइंग स्टाइल और एक डूइंग स्टाइल। ये जो डूइंग स्टाइल होता है इसके अंदर 2 वे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। टीचर जो है वो कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम देता है, बच्चे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे रुक जाते हैं वो प्रॉब्लम टीचर से पूछ सकते हैं। सो दीज आर द 3 बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। अब इसके बाद हम इन सारे टीचिंग मेथड्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनके मेरिट्स क्या हैं, इनके डिमेरिट्स क्या हैं और कौन सा मेथड कौन सी सिचुएशन के अंदर ज़्यादा प्रेफरेबल होता है यूज़ करने के लिए।